दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, तुम कैसी पत्नी हो जो रोज़ पीटती हो फिर भी पतिव्रता धर्म निभाती हो। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। इस सप्ताहांत पति भास्कर नौकरी से लौटा तो सृजा उसके सीने से लगकर रो पड़ी और कहने लगी, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूँगी, आपके साथ चलूँगी। आप तो शहर चले जाते हैं और यहाँ मेरे लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। मैंने कितने सपने देखे थे कि शादी के बाद हर पल पति के साथ रहूंगी। शाम को घूमने जाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे और खूब मज़े करेंगे। लेकिन आप हैं कि महीने में घर आते हैं तब भी अपने परिवार वालों के साथ बातों में लगे रहते। सृजा और भास्कर का विवाह 3 महीने पहले ही संपन्न हुआ था। 15 दिन की छुट्टियां काटने के बाद भास्कर वापस लखनऊ अपनी नौकरी के स्थान पर लौट गया और सृजा को सास ससुर के साथ ससुराल में रहना पड़ा। बड़ा पूरा परिवार है, सास ससुर देवर ननद, लेकिन पति का साथ नहीं। भास्कर महीने में एक बार शुक्रवार शाम को घर आता है और सोमवार सुबह जल्दी लखनऊ के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिन सृजा के बहुत अच्छे बीतते हैं, लेकिन फिर पति से जुदाई उसके चेहरे की रौनक छीन लेती। सृजा को इतनी मासूमियत से रोती हुई देख भास्कर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तब तक मैं डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देकर क्वार्टर अलॉट करवा लेता हूँ। फिर तुम लखनऊ में मेरे साथ रहना, खूब मज़े करेंगे। सृजा खुश हो गई और महीने भर बाद लौटे पति के लिए नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। देर शाम परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे थे तो भास्कर ने सृजा को अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात अपनी माँ से कह दी। यह सुनते ही माँ ने भास्कर को डांटते हुए कहा, यहाँ रहने में तुम्हारी पत्नी को क्या परेशानी है? मुझसे घर का काम नहीं होगा। जब तक तुम्हारे छोटे भाई की शादी नहीं होती बहू कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात कहते हुए? इस बुढ़ापे में मैं काम करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? और फिर नाते रिश्तेदार भी तो 100 तरह की बातें बनाएंगे। 3 महीने शादी को नहीं हुए और नई नवेली बहू को प्रदेश भेज दिया। अपना जैसे तैसे एडजस्ट करो, बहू कहीं नहीं जाएगी। भास्कर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। सृजा भी यह बातें सुन रही थी। रात को जब भास्कर कमरे में आया तो सृजा शिकायती अंदाज में बोली, कमाल है, कल तक हमारी शादी से पहले भी तो माँ घर के सारे काम किया करती थी। 3 महीने में ही उनकी कमर, घुटने और हाथ पैर दर्द करने लगे और वह बूढ़ी भी हो गई। वैसे तो कहती है कि मेरा पति मोटी पेंशन लेता है और हमेशा बन ठन कर रहूँगी। मैं तो अभी जवान हूँ और बात जब बहू की आई तो बुढ़ापा आ गया। भास्कर ने सृजा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं सृजा, छोटे भाई का विवाह भी जल्दी ही हो जाएगा। उसकी नौकरी भी तो लग ही गई है। जल्दी ही अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी कर देंगे। फिर मैं तुम्हें अपने साथ लखनऊ जरूर ले जाऊँगा। सृजा ने भी मन को समझा लिया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। देवर का विवाह भी जल्दी ही संपन्न हो गया। देवरानी ने रसोई संभाली तो सृजा ने लखनऊ जाने की बात फिर से छेड़ दी। इस बार सास विरोध नहीं कर पाई और भास्कर सृजा को अपने साथ लेकर लखनऊ आ गया। उसने पहले ही सरकारी क्वार्टर भी अलॉट करवा लिया था। शहर के साफ सुथरे सेक्टर एरिया में भास्कर को दफ्तर की तरफ से क्वार्टर अलॉट मिल हो गया था। सृजा लखनऊ आकर बहुत खुश थी। स्टाफ कॉलोनी की तारीफ करते हुए सृजा ने पूछा, क्या यहाँ पर सभी आपके डिपार्टमेंट के रहने वाले हैं? भास्कर ने कहा, हाँ, मेरे डिपार्टमेंट के अफसर से लेकर चपरासी तक को स्टाफ क्वार्टर अलॉट किए गए। 2 रूम सेट 4th क्लास के लिए और 3 रूम सेट अफसर के लिए। यहाँ पर सभी शालीन लोग रहते हैं। तुम देखना, जल्दी ही तुम्हारा मन भी यहाँ लग जाएगा। घर की साफ सफाई और रसोई का सामान सलीके से जमाने के बाद सृजा काफ़ी थक चुकी थी। भास्कर ने आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। सृजा को लेटते ही नींद आ गई।
अर्धरात्रि में बहुत जोर जोर की आवाज़ें आने से सिरजा की नींद टूट गई। किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। सिरजा ने देखा भास्कर गहरी नींद में सो रहा। उसने पर्दे हटाकर खिड़कियों से झाँक कर देखने की कोशिश की तो समझ में आया कि आवाज़ें सामने वाले क्वार्टर से आ रही। 2-3 बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं, पापा हमारी मम्मी को मत मारो। फिर औरत के रोने और दर्द से कहराने की आवाज़ें भी आ रही थी। किसी की पिटाई हो रही थी। बीच में ही मिश्रित आवाज़ किसी पुरुष की भी है जो बद्दी बद्दी गालियां दे रहा है। कुछ देर बाद वहाँ से आवाज़ें आना बंद हो गई। लाइट भी बंद हो चुकी थी। सिरजा भी बेड पर आकर वापस लेट गई। उसने देखा रात के 2 बजे थे। स्टाफ कॉलोनी में पहली ही रात ऐसा नज़ारा, परंतु पतिदेव तो कहते हैं कि यहाँ पर सभी सभ्य लोग रहते हैं। यह कैसे सभ्य लोग हैं जो आधी रात को मारते पीटते हैं। अगले दिन सुबह सिरजा ने नाश्ते के समय भास्कर को यह बात बताई तो भास्कर ने कहा, यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी के पचड़े में टांग नहीं अड़ाता। तुम भी अपना आराम से रहो, कानों में रुई डाल लिया करो। यह शहर है, गांव नहीं। यहाँ पर कोई किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता। भास्कर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए चला गया। सिरजा भास्कर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई तो सामने वाले क्वार्टर से 3 लड़कियां स्कूल के लिए तैयार होकर निकल रही थी। बड़ी लड़की की उम्र 10 साल होगी, दूसरी उससे छोटी और सबसे छोटी लगभग 5 साल की। तीनों लड़कियां बहुत प्यारी थीं। एक औरत दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी। लड़कियों ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बाय मम्मी, और वे स्कूल बस के लिए चल गई। सिरजा की नज़र उस औरत पर पड़ी। सिरजा ने नमस्ते कहा। प्रति उत्तर में औरत ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और नज़रें बचाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। सिरजा अपने मन ही मन सोचने लगी, अजीब लोग हैं, यहाँ तो कोई किसी से हाय हेलो भी नहीं करता। इससे तो अच्छा गांव के ही लोग हैं। सिरजा ने भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़रूरी काम निपटाने लगी। 2-3 दिन बीते। एक रात फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर सिरजा चौंक गई। पता नहीं कौन बहुत तेज़ी से दरवाज़ा पीट रहा था। सिरजा ने भास्कर को जगाया। वह गहरी नींद में था। उसे झकझोरते हुए सिरजा बोली, उठकर देखो तो सही, पता नहीं कौन हमारा दरवाज़ा पीट रहा। भास्कर ने दरवाज़ा खोला। सिरजा भी मेन दरवाजे पर आ गई। सामने वाले क्वार्टर की नन्ही सी बच्ची सिरजा से लिपट गई और बोली, आंटी, मैं प्रिंसी हूँ और मेरी मम्मी के सिर में चोट लगी। आंटी, बहुत खून बह रहा है। भास्कर ने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्ची बोली, पता नहीं अंकल, मम्मी को मारने पीटने के बाद कहीं चले गए। बच्ची सुबक रही थी। सिरजा और भास्कर ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उनके घर जाकर देखा तो वे देही खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी। सिरजा ने दूसरे घरों के दरवाजे भी खटखटा दिए। 2-3 औरतें और भी बाहर आ गई। वह सब वेदेही के सिर से बह रहे खून को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। भास्कर ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। बच्चियों को एक पड़ोसन की देखरेख में छोड़कर भास्कर और सिरजा वेदेही को लेकर अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स ने देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इसकी यह हालत किसने की? पूरा सिर फाड़ रखा है। यह तो पुलिस केस है, आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाइए। भास्कर और सिरजा ने बहुत बहस की, परंतु कोई हल नहीं निकला। वह वेदेही को सरकारी अस्पताल ले गई। वेदेही का उपचार शुरू हुआ। 2 दिन वेदेही हॉस्पिटल में रही। सिरजा और भास्कर ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन वेदेही का पति सुनील ना तो ऑफिस आया और ना ही घर पहुंचा। शायद उसे स्थिति की गंभीरता पता लग गई थी। वह कहीं छिप कर बैठा था। वेदेही अपने घर आ गई तो सिरजा और भास्कर ने भी चैन की सांस ली। सिरजा ने भास्कर से कहा, एक कप चाय बना कर ला दो, सिर फटा जा रहा। मैंने तो सोचा था कि यहाँ आराम से रहूँगी, परंतु यहाँ तो पहले सप्ताह ही मेरी जान को बन आई। मैंने सोचा था कि यहाँ सलीकेदार लोगों के बीच रहूँगी तो जीवन अच्छा बीतेगा, परंतु मेरा यह भ्रम पहली रात में ही टूट गया था। इससे अच्छा तो मेरी ससुराल थी। भास्कर ने कहा, अच्छा, आज तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने चलते हैं। देखो, शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर घूमने चलेंगे और साथ में ही डिनर भी बाहर ही कर लेंगे।
धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। फिर एक दिन भास्कर ऑफिस से घर लौटा था तो उसने देखा कि सामने वाले फ्लैट में फिर से झगड़ा हो रहा था। पड़ोसी सुनील अपनी पत्नी को लात घूंसों से मार रहा है। उसकी पत्नी वैदेही के सिर का जख्म अभी पूरा भरा भी नहीं था। भास्कर ने गुस्से में सुनील का कॉलर पकड़ते हुए उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। झगड़े की आवाज़ सुनकर सिरजा भी वहां पर आ गई। भास्कर ने सुनील का हाथ मरोड़ते हुए उसे छठी का दूध याद दिला दिया और बोला, भाई साहब, मैं तो आपको बहुत सभ्य इंसान मानता था। लानत है तुम्हारे पति होने पर। मारपीट करने को ही अपना पति धर्म समझते हैं। पत्नी का सिर फाड़कर आधी रात उसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। दूसरे ही क्षण वैदेही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे बीच पड़कर अपनी मुसीबत मत बढ़ाइए। भास्कर को गहरा झटका लगा। पत्नी गिड़गिड़ा रही थी। दूसरे ही पल सुनील भी शेर बन गया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पड़ोसियों से सहानुभूति रखने की। आज के बाद अगर तुमने इन लोगों से बात भी की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। भला यह होते कौन है हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाले। भास्कर और सिरजा अपने घर आ गए। भास्कर को भी बहुत गुस्सा आया और वह सिरजा से बोला, अपने काम से काम रखो। तुम्हें सामने वाले घर से सहानुभूति रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कोई पड़ोसी मरे या जिए, हमें कोई मतलब नहीं। अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिया करो, कानों में रुई डाल लिया करो और चैन की नींद सो जाओ। जैसे पूरी स्टाफ कॉलोनी वाले आराम से सोते हैं, वैसे ही तुम भी वैसा ही करो। आगे से हम इनके झगड़े में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसकी पत्नी को तो देखो, कितनी मार खाने के बाद भी पति को ही बचा रही। ऐसी औरतें ऐसी ही जिंदगी जीती हैं और रोज़ पति से पिटती रहती हैं। उस दिन सब शांत हो गया। पड़ोसी भी टकटकी लगाए देख रहे थे। अगले दिन वैदेही छत पर कपड़े सुखाने गई तो सिरजा भी धूप सेक रही थी। उसने वैदेही से कहा, क्या वैदेही, ऐसी भी कोई अत्याचार सहता है? तुम्हारे सिर की चोट अभी ठीक भी नहीं हुई, आंखों के नीचे नील पड़े, तुम्हें जगह जगह चोट के निशान हैं। तुम कुछ करती क्यों नहीं? वैदेही बोली, क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे ससुराल वाले और मायके, तुम्हें जगह जगह चोट के निशान हैं, तुम कुछ करती क्यों नहीं? वैदेही बोली, क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरे ससुराल वाले और मायके वालों ने श्याम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया, परंतु यह शराब पीना नहीं छोड़ते। अंत में उन्होंने भी हार मान ली और मुझे हमारे हाल पर छोड़ दिया। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसे ही मेरा अंत आ जाएगा। सिरजा बोली, क्या कह रही हो? आधुनिक औरतों की ऐसी दुर्दशा, मुझे तो तुम्हारी बातों से ही चिढ़ होती। इतना अत्याचार सहने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वैदेही बोली, सिरजा, समय बदला है लेकिन समाज नहीं। जिस समाज में सीता और द्रौपदी जैसी महारानियों को भी घोर अवमानना सहनी पड़ी हो, वहाँ पर मेरी जैसी साधारण औरत की क्या हैसियत है? सिरजा बोली, मैं नहीं मानती। पति पत्नी यदि एक दूसरे का सम्मान ना करे तो दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही क्या है? यह बराबरी का रिश्ता होता है, स्वामी और सेवक का नहीं। वैदेही बोली, समझाया इंसान को जाता है, हैवान को नहीं। मेरा पति हैवान का ही दूसरा रूप है। वैदेही की आंखें भर आई। वह अपने घर चली गई। सिरजा आराम से बैठने वाली नहीं थी। वह आजकल की पढ़ी लिखी लड़की। उसने स्टाफ कॉलोनी की सभी औरतों को इकट्ठा किया, फिर एक प्लान बनाया। 2 दिन बाद फिर से वैदेही के घर से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। सुनील उस पर लात घूंसे बरसा रहा था। सिरजा ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, झाड़ू लेकर निकली। एक एक करके सभी फ्लैटों के दरवाजे खुल गए। उनमें रहने वाले लोग मुट्ठियां ताने सुनील की तरफ बढ़ रहे थे। औरतों ने लाठी और झाड़ू ले रखी थी। आवाज़ें बढ़ने लगी, आज इस राक्षस को सबक हम सिखाएंगे। स्थिति बिगड़ती देख सुनील घुटनों पर बैठकर सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगा। कुछ औरतों ने झाड़ू और डंडे से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। अच्छी खासी पिटाई होने के बाद सुनील ने सभी से माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में वह कभी अपनी पत्नी और बेटियों पर हाथ नहीं उठाएगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। भास्कर के होठों पर मुस्कान खिल गई। इस सभ्य सुसंस्कृत लोगों की बस्ती में मानवीय संवेदना आज भी बाकी है। आज भी लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाते हैं।
ज़रूरत है मजबूत नेतृत्व की। सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि अगर सुनील ने शराब पी और पत्नी पर हाथ उठाया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और सभी उसके खिलाफ गवाही देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।